मंडे के लिए आप। हाँ मैं यहाँ रख जाऊंगी, मंडे को भी ले सकते हो। आज बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। पार्ट थर्ड होपफुली लेट्स सी। पार्ट 3 है बेटा, एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। सुनेंगे बच्चा प्लीज। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? जैसे हम पहले पढ़ते आए हैं, लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था, हमने कहा था वेयर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। बस यहाँ पे हम क्या बोलते थे? प्लान्ड, है ना? प्लान्ड बच्चे। लेकिन एट फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। ये देखो डायग्राम देखेंगे तब ज्यादा समझ आएगा बच्चे। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इतनी रिसोर्सेज इससे ज्यादा मेरे पास है नहीं है। देखो दिस इज माय एग्रीगेट सप्लाई कर्व एएस, दिस इज माय एग्रीगेट डिमांड कर्व इनिशियल वाला। सो दिस पॉइंट ई वाज बच्चे माय इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब जहां पे मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी फुल है, इससे ज्यादा मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है लगाने, बट डिमांड फिर भी क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। तो बच्चे जब भी डिमांड ज्यादा होती है, मुझे एक बात बताओ, जब भी डिमांड ज्यादा होती है देन एग्रीगेट सप्लाई, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्राइस बेटा? प्राइस ज्यादा हो जाता है। प्राइस ज्यादा हो जाता है। तो बच्चे जब डिमांड मेरी इंक्रीज हुई है, देखो इस पॉइंट पे, तो हम इसको इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं हम सप्लाई इस लेवल की इंक्रीज नहीं कर सकते। सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पॉइंट ई था ना बच्चे, दिस वाज माय फुल इक्विलिब्रियम लेवल, दिस वाज माय फुल इक्विलिब्रियम लेवल। तो बच्चे इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि सप्लाई तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? देयर विल बी प्रेशर ऑन द प्राइस, देयर विल बी प्रेशर ऑन द प्राइस, दैट प्राइसेस विल बी फोर्स्ड टू पुश अप। ऊपर को आ जाएंगे, पुल करेंगे, सॉरी पुल अप, ऊपर को खींच देंगे प्राइसेस को। तो उससे क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा। क्या आएगा? इन्फ्लेशन। तो बच्चे इस वजह से ये जो एक्स्ट्रा डिमांड हुई है ना ई से एफ की, ये देख रहे हो, जिसको हम फुलफिल नहीं कर पाए, जिसको मैं फुलफिल नहीं कर पाई हूँ ई एफ वाले गैप को, तो दिस इज नोन एज द इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं इसको? कि डिमांड के बढ़ने की वजह से सप्लाई में इंक्रीज नहीं कर पाई बिकॉज माय रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दैट्स व्हाई आई हैड टू व्हाट बच्चे, दैट्स व्हाई सॉरी, देयर वाज अ राइज इन द प्राइस, देयर वाज अ rise in the price and that gap which I could not fill because of limited resources। लेकिन प्राइसेस के ऊपर तो प्रेशर पड़ा ना इंक्रीज होने का, तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप है तो बच्चे क्या मतलब है इसका? इन्फ्लेशन आएगा इकोनॉमी में, प्राइसेस विल बी फोर्स्ड टू पुश अप, राइट? तो अब यही पढ़ने वाले बच्चा। ठीक है, आ जाओ देखेंगे। Excess demand refers to the situation when AD is more than AS corresponding to full employment level of output in the economy. Now what is full employment? मैंने समझा दिया, मतलब जहां पे मेरी full capacity यूज हो रही है, इक्विलिब्रियम है, मतलब इससे ज्यादा मैं सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकती। Yes. It is the excess of anticipated expenditure over the value of full employment level. Anticipated expenditure मतलब मैंने तो क्या प्लान किया था कि डिमांड जो है बच्चे ई तक इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट तक डिमांड रहेगी, लेकिन डिमांड क्या होगी? एंटिसिपेटेड मींस प्लान्ड से ज्यादा होगी। एक्सेस लिखा है ना, देखो इट इज अ एक्सेस ऑफ एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड मतलब मैंने जो प्लान किया था उससे ज्यादा डिमांड होगी ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट मींस बोलो एग्रीगेट सप्लाई एट इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर बच्चा excess demand gives rise to inflationary gap. Inflationary gap refers to the gap by which aggregate demand exceeds the aggregate demand required to establish the full equilibrium. बच्चे ये वाली डिमांड क्या है? which is required to establish full equilibrium level. ठीक है, and this dotted demand is the actual demand. This is the actual demand. अब क्योंकि एक्चुअल डिमांड इज ग्रेटर देन द डिमांड दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट एट द इक्विलिब्रियम लेवल, तो प्राइस के ऊपर हमारा प्रेशर पड़ा, जिस वजह से इस गैप को, जिसको हम फुलफिल नहीं कर पाए, इसको हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि ये प्राइसेस इंक्रीज करें। ठीक है, बात समझ आ गई? फिर बच्चे it is called inflationary because it leads to a rise in the general price level of the economy. तो देखो बच्चे, प्राइस पहले मेरा ये था, say suppose OP, now the prices has increased to OP1.
सो PP1 क्या है बच्चे मेरा? इन्फ्लेशन। PP1 इज माय इन्फ्लेशन। यस, बिल्कुल। The concept of excess demand and inflationary gap are illustrated with the help of the figure हमने देख ली। In the diagram, income, output and employment is measured on the x-axis here, and बच्चे y-axis पे क्या है? aggregate demand है। Yes, aggregate demand and aggregate supply curve है। अब क्या कह रहे हैं बच्चे? जो हमारा aggregate demand and aggregate supply curve जो है वो intersect करता है at point E, which is a full equilibrium level. ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने की वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई बच्चे? राइज हो गई टू 81। ये देखो, प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब मल्टीप्लायर वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज हो गई ना इन्वेस्टमेंट बच्चे, तो याद है ना एग्रीगेट डिमांड की क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है? तो कंजम्पशन इंक्रीज हो जाए या इन्वेस्टमेंट हो जाए, क्योंकि हम टू सेक्टर ही पढ़ रहे हैं ना अभी। तो कह रहे हैं अगर ऐसा मान लो कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, देखो कंजम्पशन तो इंक्रीज नहीं होगी, कंजम्पशन होगी तो एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होनी कंपल्सरी है सर। तो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट आपने एक्स्ट्रा कर दिया, आपने पैसा एक्स्ट्रा लगा दिया इकोनॉमी में, लेकिन सप्लाई जो है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, पूरी नहीं है बच्चे, ठीक है, कम है। ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइज होगी फ्रॉम दिस टू दिस। यस, it denotes a situation of excess demand and the gap between E and F। ये है ना E and F, ये देखो मैंने मार्क भी किया हुआ है EF, इसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। देखो इस टर्म्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, बस इसी को एक्सप्लेन किया, मतलब समझ आ गया ना? It must be noted that the situation of excess demand generates inflationary pressure in the economy। Why? Because excess demand जब अगर हमारी सप्लाई उतनी नहीं हो पाई तो it puts pressure on the prices which are forced to rise। ठीक है, larger the inflationary gap, greater will be the inflationary pressure on the economy। रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड बच्चे कह रहे मेन रीजन क्या है? इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी मतलब एमपीसी इंक्रीज हो गया हमारा ड्यू टू बच्चे, ड्यू टू इंक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोपेंसिटी ऑफ द कंज्यूमर हमारी इंक्रीज हो गई और प्रोपेंसिटी टू सेव ऑब्वियसली फॉल हो जाएगी क्योंकि इनकम इंक्रीज होगी। बच्चे ये भी हमने पढ़ा था ना, एमपीसी अगर इंक्रीज कब होता है? जब इनकम इंक्रीज होती है। लास्ट क्लास में हमने किया था ना, MPC increase, income increase, MPC. There is a direct relationship, an inverse relationship with MPS। ठीक है, दूसरा है बच्चे रिडक्शन इन टैक्सेस। अगर टैक्सेस बच्चे कम हो जाए, मुझे एक बात बताओ, तो डिस्पोजेबल इनकम विद द कंज्यूमर राइजेस। अगर अब आपके पास 100 रुपए थे, पहले आप 30 रुपए टैक्स पे कर रहे थे, तो आपकी जेब में बच्चे कितने पैसे थे? 70। अब क्या है बच्चे? टैक्सेस क्योंकि रिड्यूस हो गए हैं, टैक्स जो आप पे कर रहे हो दैट इज ओनली 20। सो हाउ मच मनी आर यू लेफ्ट विद? 80। सो नाउ यू हैव 10 रुपीज एक्स्ट्रा टू स्पेंड, है ना? तो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फिर से राइज हो जाएगी बच्चे इकोनॉमी में, वही है। इट मे ऑल्सो अकर ड्यू टू द डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन डिमांड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टैक्सेस। ठीक है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम 3 सेक्टर इकोनॉमी में भी बात करें तो कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये देखो ये जो डायग्राम है हमने 2 सेक्टर के हिसाब से किया, लेकिन हमारे पास तो 4 सेक्टर्स है इकोनॉमी में। कह रहे हैं अगर जी भी इंक्रीज हो जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी। एंड जी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए, बोरोइंग्स इंक्रीज हो जाए, राइट? यस, ऋषभ कंफ्यूज लग रहे हो बच्चे? ये देखो एग्रीगेट डिमांड की क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। बच्चे इनमें से अगर कोई भी एक पॉइंट अगर इंक्रीज होता है या सारे इंक्रीज होते हैं तो इससे एडीपी तो राइज होगा ना बच्चा। समझ आ गई बात? फिर तो देखो, राइज इन गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर विल आल्सो रिजल्ट इन एक्सेस डिमांड। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट को भी हमने ऊपर डायग्राम में करके देख लिया। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो बच्चे डिमांड भी इंक्रीज होगी, क्योंकि अगेन इन्वेस्टमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस सो डज एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस। वैसे तो यूजुअली एग्रीगेट सप्लाई शुड आल्सो हैव इंक्रीज्ड, इनकम इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट वी आर ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वेयर एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। बात समझ आ रही है? इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप तब आता है जब सप्लाई जो है उसको हम बदल नहीं सकते हैं।
इन्फ्लेशन, मतलब मैक्सिमम फुल कैपेसिटी में मैं ऑलरेडी चल रही हूँ, इससे ज्यादा मैं अपनी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती। ठीक है, फिर बच्चा इसको हम क्या कहेंगे, फिर एक्सेस डिमांड, हमने पढ़ा ना, इन्फ्लेशनरी गैप या फिर एक्सेस डिमांड पढ़ रहे हैं। ठीक है जश्न, पक्का? ऑनलाइन समझ आ रहा है बच्चे? एजी, अंशिका, मेधा, जयन? यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चा, फिर फॉल इन इंपोर्ट्स। बच्चे नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स मींस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो बच्चे एडी कैसे इंक्रीज होगा? या तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं या फिर इंपोर्ट्स कम हो जाएं। तो ये कह रहे हैं फॉल इन इंपोर्ट्स, अगर इंपोर्ट्स फॉल हो जाए। ठीक है, हाँ नहीं बच्चा, एक्सपोर्ट्स मतलब कि आप पैसा ज्यादा कमा रहे हो ना बेटा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी इकोनॉमी में, सेल कर रहे हो। यस, तो डिमांड है ना, इसका मतलब एक्सटर्नल डिमांड, एक्सपोर्ट्स मींस एक्सटर्नल डिमांड। यस, पक्का कि नहीं समझ आया बच्चे? कंजम्पशन मींस डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो सी बोलते हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड। एक्सपोर्ट्स मींस फॉरेन कंजम्पशन, बाहर के जो मैं सामान बेच रही हूँ, मुझे है तो कंजम्पशन ही, बट बाय दिस। इंपोर्ट्स मींस जो डोमेस्टिकली हम कर रहे हैं, लेकिन लेके बाहर से आ रहे, तो वो लीकेज है, याद है? लीकेज है बेटा, पैसा हमारी इकोनॉमी में दोबारा से सर्कुलेट हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, फिर बच्चे राइज इन एक्सपोर्ट्स भी समझ आ गया इसके साथ, आदित्य? तो देखो, excess demand may also rise when the demand for export increases due to comparatively low prices of domestic goods or due to decrease in exchange rate of the domestic currency। बच्चे यही बात है, डिप्रिसिएशन, ये हमारा जो एक चैप्टर रह गया फॉरेक्स, उसमें समझ आएगा, बता देती हूँ। जब भी बच्चे हमारी इकोनॉमी की करेंसी फॉल होती है, रिड्यूस होती है, सस्ती होती है, ठीक है, मतलब पहले बच्चे एक, अगर से सपोज आप यूएस में थे, पहले आप $1 से ₹60 तक का सामान खरीद सकते थे। अब आप उसी $1 से हमारी इकोनॉमी में ₹74 का सामान खरीद पा रहे हो। तो आपके लिए इंडिया का सामान सस्ता हो गया है, हो गया है। तो बच्चे इसका मतलब मेरी इकोनॉमी की वैल्यू क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है, डेप्रिसिएट हो गई, डिमिनिश हो गई है। तो इट विल ईदर इंक्रीज माय एक्सपोर्ट्स और रिड्यूस इंपोर्ट्स। यस, वेरी क्लियर है। लास्ट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। नाउ व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? बच्चे डेफिसिट का मतलब तो तुम्हारे को पता है, बीओपी में पढ़ा था हमने, क्या था? एक्सेस ऑफ पेमेंट्स ओवर रिसीट्स, जहां पे में पेमेंट जो है ज्यादा है, आउटफ्लो ज्यादा है, और रिसीट्स इनफ्लो कम है। याद है? अब कह रहे हैं बच्चे कि मेरे पास, गवर्नमेंट के पास बोरोइंग्स के बाद भी पैसा नहीं है, अभी भी हम डेफिसिट में है, तो क्या करोगे? न्यू करेंसी इशू करोगे? आरबीआई को बोलेंगे ना न्यू करेंसी इशू करो, तो दैट इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंस। ठीक है, तो पढ़ेंगे। एक्सेस डिमांड में भी कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई कॉज बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगेन डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब दोबारा से समझा रही हूँ बच्चे, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है, से सपोज गवर्नमेंट जो है ना, उसकी रिसीट्स है 100 करोड़, ठीक है, उसकी पेमेंट्स है 120 करोड़, और बच्चे जो उसने लोन उठा रखा है ना, जो बाहर वालों को, देखो इंटरेस्ट भी पे करोगे, लोन भी रीपे करोगे, से सपोज वो 10 करोड़ है, तो आपके पास डेफिसिट, टोटल डेफिसिट कितना है बच्चे? -30। -30 जो है ना बच्चे, अभी इसको आप कैसे पूरा करोगे? पैसे जो देने हैं ना, देखो मुझे बोरोइंग होगी बेटा, ये दिस इज बोरोइंग ओनली। कह रहे क्या करोगे? न्यू करेंसी छापोगे। दिस न्यू करेंसी छापना इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंस। इंडिया में बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो कहती है ये 10 और वो जो 20, फिर भी -30 आता है उनका भी, समझ गए? बस वो बोरोइंग्स कहते हैं कि इज अ पार्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। हमारे यहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है नई करेंसी छापना, डीमोनेटाइजेशन करके, ठीक है। और बाहर की कंट्री कहते हैं कि जब आप लोन, गवर्नमेंट दूसरों से लोन लेती है और न्यू करेंसी छापती है, वो दोनों डेफिसिट फाइनेंसिंग है। लेकिन इंडिया में कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है न्यू करेंसी छापना।
समझ गए? तो बच्चे अगर न्यू करेंसी छापी जाएगी तो इकोनॉमी में नया पैसा आएगा, पैसा आएगा, क्रेडिट जो है वो क्रेडिट की सप्लाई ज्यादा होगी इकोनॉमी में, क्रेडिट की सप्लाई ज्यादा होगी, सर्कुलेशन ज्यादा होगा, एग्रीगेट डिमांड अपने आप बढ़ेगी। समझ आएगा? ये पांचों सातों चीजें ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से मेरा क्या होगा, दोबारा से डिमांड ही बढ़ रही है ना, मतलब डिमांड ही इंक्रीज है, ये पॉजिटिव। ये किसके अंदर आ रहा है बच्चे, इंक्रीज क्यों हो रहा है, रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। ठीक है बच्चा, क्लियर है ये सातों पॉइंट्स? डाउट तो नहीं है कोई? डेफिसिट फाइनेंसिंग समझ आ गया क्या होता है? It must be noted that the main reason for excess demand is apparently the increase in the four components of aggregate demand. And what are the four components? Which are consumption, investment, government expenditure, and net exports. कह रहे मेन तो यही कारण है, और उन्हीं के components हमने पढ़े। Impact of excess demand. बच्चे अब कह रहे हैं अगर excess demand रहेगी तो क्या होगा? ये अगर क्वेश्चन आएगा ना तो पूरा इसी तरीके से लिखना है, A to Z। ये नहीं कि तुम नहीं लिखोगे, इम्पैक्ट नहीं लिखोगे, रीजंस नहीं लिखोगे। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होगा बच्चे, मुझे एक बात बताओ, अगर डिमांड ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, तो उसका इम्पैक्ट ऑन आउटपुट क्या होगा? क्या मेरी आउटपुट चेंज होने वाला है? मैंने कहा फुल फुल एम्प्लॉयमेंट पे है तो क्या आउटपुट चेंज होएगा? नहीं होगा। वेरी गुड, सेम रहने वाला है। एम्प्लॉयमेंट, अगर प्रोडक्शन ही नहीं इंक्रीज हो रही तो क्या एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी? नहीं होगी। इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम। बट व्हाट विल बी द प्राइस इफेक्ट? इंक्रीज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चे यही है, effect on output no change, it is going to be the same constant. What will be the impact on employment? No change, it is going to be the constant. And what will be the impact on the general price level? It will rise. Excess demand is not a desired situation. Why? Because it will increase the because it will not lead to any increase in the level of aggregate supply. मैंने समझा दिया ना, maximum capacity है, इसके बाद तो मैं supply increase कर ही नहीं सकती। तो क्या ये desired है? इससे मतलब मेरी बच्चे मेरी बात सुनो ना, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी ना, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी ना, इनकम होगी इंक्रीज, लेकिन सिर्फ खर्चा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, क्या वो डिजायरेबल है? नहीं है। तो कह रहे इट इज नॉट डिजायरेबल लेवल, इट इज नॉट ए डिजायरेबल लेवल। ठीक है, और उसके बाद बिकॉज इट इज ऑलरेडी एट द फुल लेवल, एक्सेस डिमांड हैज अ फॉलोइंग इफेक्ट ऑन आउटपुट, does not affect the level of output because economy is already at full employment level and there is no idle capacity। वेली जगह नहीं है और प्रोडक्शन करने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है। 100% अगर 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन शो है, 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, कोई वेस्टेज नहीं है, कोई चीज आइडल नहीं पड़ी। समझ आ गया? इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट में मैंने बता दिया, अगर बच्चे आउटपुट नहीं इंक्रीज हो गया, क्या एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी? नो। Why? Because we are already at full employment equilibrium. So there is no involuntary unemployment. There is no involuntary unemployment. जो इंसान काम करना चाहता है उसको काम मिल रहा है, ये कह रहे हैं। Effect on general price level, it will lead to rise in the general price level known as inflation. ठीक है? Why? Because aggregate demand is more than the aggregate supply. देखो कुछ समझ आ रहा है? लॉजिकली कि हमने रट्टा तो नहीं मार रहे, समझ आ रहा है? अब डेफिसिट डिमांड में क्या हो जाएगा? बिल्कुल उल्टा। डेफिसिट, वेरी गुड, AD is less than AS या फिर AS is greater than aggregate demand, that means desired level से, desired या planned accomplished level से, सॉरी हाँ, जितना हमने सोचा था उससे क्या है? कम है, कम है मेरी डिमांड। तो बच्चे अगर डिमांड कम है तो आइडल कैपेसिटी रह गई, मतलब वो फुल नहीं हो रही, तो आउटपुट भी गिरेगा। यस, एम्प्लॉयमेंट भी कम करूंगी मैं। यस, एंड प्राइस क्या हो जाएगा? वो भी फॉल हो जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा। क्यों? यस, एक्सेस सप्लाई या फिर हम कह सकते हैं डेफिसिट डिमांड है। तो आ जाओ, deficit demand is a situation when AD is less than AS corresponding to full employment. This situation of deficit demand arises when planned aggregate expenditure falls short of the aggregate supply at full level, है ना? Then it gives rise to deflationary gap. Deflationary gap is the gap by which actual aggregate demand falls short of the aggregate demand required to establish full employment. जैसे हमने कहा था उसमें क्या excess है, यहाँ पे fall short है। सेम पढ़ रहे हैं, बस उसका opposite version. The concept of deficit demand and deflationary gap नीचे दिखाया हुआ है, आ जाओ देखो।
बच्चे मेरा जो इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे बच्चे मेरे क्या एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ये देखो ये रहा मेरा एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दिस इज माय एग्रीगेट डिमांड जो डिजायर्ड था, दिस इज माय डिजायर्ड। बच्चे तो मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ आना चाहिए था, पॉइंट ई पे, फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन डिमांड क्या है, कम है। तो बच्चे इतने से जितने से डिमांड कम हुई है, दिस इज द डिफ्लेशनरी गैप, व्हाई, बिकॉज डिमांड इज लेस, है ना। तो बच्चे अगर कम है डिमांड, सप्लाई ज्यादा है, तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर्स विल हैव टू सेल द गुड्स एट लोअर प्राइसेस। यस, वही है। आज it may be noted that during deficit demand equilibrium is determined at less than the full employment equilibrium। तो न्यू इक्विलिब्रियम जो फालतू का होगा बच्चे, वो कौन सा होगा, पॉइंट जी। अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है ना बच्चे, अंडर एम्प्लॉयमेंट, यस। दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होगा, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। क्यों, लोगों को मुझे निकालना पड़ेगा काम से, क्योंकि प्रोडक्शन जो है कम करनी है, आउटपुट कम करना है बेटा, तो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको निकालना पड़ेगा ना। आ रहा है समझ। रीजंस क्या आ जाएंगे बच्चे, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी, बिल्कुल उल्टा, इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्स इंक्रीज करते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, इस वजह से खर्चा कम कर पा रहे। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर, यस, फॉल इन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइज इन इंपोर्ट्स एंड फॉल इन एक्सपोर्ट्स। इसमें डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं आएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग तो कब आता है, जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है और रिसीट्स कम है, तो एक्स्ट्रा पैसा, न्यू करेंसी। अब इसमें तो जरूरत ही नहीं न्यू करेंसी। इम्पैक्ट ऑन, बताओ क्या होगा इफेक्ट बच्चे, फॉल due to lack of sufficient aggregate demand, there will be an increase in the inventory stock. It will force the firms to plan lesser production. As a result, planned output will fall for the next level, right? Impact on employment, obviously fall करेंगे ये भी, ठीक है, fall होगी, involuntary unemployment होगी इसकी वजह से। फिर बच्चा effect on general price, again it will also fall। ये आप डिस्टिंक्शन देख लेना बेटा एक बार। मेजर्स जो है ना, मैं आपको सच बताऊं, एक हंसी वाली बात, ये हमने सारे कर रखे हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। मेजर्स हमारे मेजर्स हैं, फिर देखो रेपो रेट वगैरह, ये सारा कुछ मैंने कराया हुआ है, ठीक है। तो ये 2-2 मिनट लगा के बस मैं एक ऊपर ऊपर से बताऊंगी आपको, बाकी यू ऑल यू नो इट ऑल। तो मेरी तरफ से आज एग्रीगेट डिमांड वाला ये थर्ड पार्ट भी फिनिश हो जाएगा, एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी हम आज और कल में ट्राई कर लेंगे, ये फिनिश हो जाएगा। मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। बच्चों मुझे एक बात बताओ, हमने क्या कहा था, हमने कहा हमारे 4 चीजें हैं जिसकी वजह से डिमांड जो है चेंज हुई, ठीक है ना। अब अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग चेंज करेगी, एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर कम कर देगी, बच्चे कम करेगी, है ना। ठीक करना है ना हमने, हाउ टू करेक्ट है, देखो मेजर्स टू कंट्रोल है, कंट्रोल। अगर डिमांड ज्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी। अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो बच्चे क्या होगा, डिमांड भी कम हो जाएगी। यस। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस ज्यादा लगा देगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस ज्यादा लगा देगी। टैक्स ज्यादा लगाएगी तो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट विल आल्सो फॉल, कि डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी बच्चा, ठीक है। एक बार रीड करा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। फिर थर्ड हमारे पास आ जाएगा चेंज इन द मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ये हम कर चुके हैं, कहाँ कर चुके हैं, वो बैंकिंग वाले चैप्टर में। यस, इसको एक बारी 2 मिनट बाद कराती हूँ, ऊपर के 2 पॉइंट कवर करा देती हूँ, क्योंकि वो हमारे को रीड तो करना ही पड़ेगा। आज बच्चे मेजर्स क्या है, द प्रॉब्लम of excess demand and deficit demand occurs due to the current aggregate demand is more or less than the full employment level. Yes, agar if aggregate demand is more than the full employment level, what will happen, just if aggregate demand is more than the aggregate supply required at full employment level, या फिर if aggregate demand is more than is excess than the aggregate demand required to मतलब for the creation of full employment level, what will happen, deficit demand होगी कि excess demand होगी, सर जस्ट बताइए। हाँ बिल्कुल, और अगर एग्रीगेट डिमांड लेस है देन द डिमांड, मोर है अगर, सॉरी लेस है देन द डिमांड रिक्वायर्ड। यस, यही कह रहे हैं। फिर उसके बाद बच्चे आप कह रहे हैं मेजर्स कंट्रोल कैसे करने, चेंज इन, कहना नहीं है बेटा, क्योंकि कह रहे हैं एक्सेस सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई जब ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा नहीं, हमने जो प्लान किया था सप्लाई तो चेंज ही नहीं होगी यहाँ पे, बस
सप्लाई और कंपोनेंट्स तभी, ठीक है बेटा। पता ऐसा तभी हमारा इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप आएगा, ठीक है। चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बच्चे। दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। याद है ना, गवर्नमेंट का तो जो भी होता है सारा फिजिकल से रिलेटेड है। एज एक्सपेंडिचर पॉलिसी, या इसको हम एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी कह देते हैं बच्चा, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट ऑन पब्लिक वर्क्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग, रेलवे लाइन एक्सेट्रा। तो अगर बच्चे कह रहे हैं एक्सपेंडिचर चेंज होगा तो उससे एग्रीगेट डिमांड भी डायरेक्टली इफेक्ट होगा। एक्सेस डिमांड है तो यहाँ लिख लो, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड क्या करोगे बच्चे, गवर्नमेंट जो अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देगी। इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी, ठीक है। Excess demand, government will reduce its government spending. In case of deficit demand, government will increase its government spending. Yeah. Changes in taxes, बच्चे, tax is the main source of revenue. That's why this fiscal policy is known as revenue policy of the government. ऊपर वाली क्या थी, expenditure policy. ये क्या है, revenue. Very good, revenue policy या tax policy. ठीक है। Government imposes different taxes, direct and indirect. Changes in the taxes in the government directly influence aggregate demand. बच्चे अगर if taxes are increased, हमारी excess demand will fall, ठीक हो जाएगा। If taxes are reduced, what will happen? Deficit demand will rise. That will be corrected. मतलब हमारी जो deficit demand की situation है that will improve. ठीक है। चलो आगे। चेंज इन मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, बच्चे वही है। Who is empowered with the money supply के इंस्ट्रूमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी किसके हाथ में होती है, आरबीआई, यस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब ये इट इज अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक फॉर द क्रेडिट कंट्रोल, जो कि दो तरीके की हो सकती है बच्चे, क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या हुआ, जहां पे हम टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन सर्कुलेशन को अफेक्ट करते हैं, क्वांटिटी को, किसको चेंज करते हैं, क्वांटिटी को, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, मेजर इंस्ट्रूमेंट्स आर बैंक रेट, रेपो रेट, ओएमओ एंड एलआरआर, ठीक है, जिसमें सीआरआर एसएलआर दोनों आएंगे। क्वालिटेटिव क्या बच्चे, रेगुलेट द डायरेक्शंस ऑफ क्रेडिट, मेजर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आर मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन एंड सिलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट कंट्रोल्स। मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड क्या बच्चे, मैं इकट्ठे करा रही हूँ एक्सेस एंड डेफिसिट का, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर ये ऊपर मैंने करा दिया ना, अगर बच्चे एक्सेस डिमांड हमें ठीक करनी है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, और टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी। फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर है। थर्ड से मैंने कराना है तो इसमें बच्चा क्वांटिटेटिव मेजर्स में बैंक रेट को क्या कर देंगे हम, इंक्रीज। नाउ व्हाट इज बैंक रेट, मैं रिवाइज करा देती हूँ। बैंक रेट इज द रेट एट विच the central bank issues grants loans and advances to commercial bank against securities for long term, होती है उसमें भी सिक्योरिटीज है बट फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब बच्चे अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाता है, इफ द बैंक रेट इज increased, what will happen बच्चे, commercial banks will be discouraged from borrowing, ठीक है। इवन इफ दे बोरो एट हायर रेट्स, बच्चे हम जैसे लोग जो है हमें भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो हम भी बोरो कम करेंगे, तो एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा हम लोगों के पास ज्यादा, राइट, समझ आया। दूसरा क्या है, रेपो रेट। नाउ व्हाट इज रेपो रेट, रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक इश्यूज या grants loans to commercial banks against government securities for short term period, government securities के against for short term period। बेटा इस केस में अगर रेपो रेट भी इंक्रीज कर दिया तो फिर से क्या हो जाएगा, बोरोइंग्स कम हो जाएंगी, बोरोइंग्स कम हो जाएंगी, हम जैसे लोग भी कम बोरो करेंगे, तो बच्चे फिर से एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाएगी। अब बैंक रेट और दोनों के बीच में फर्क बता दिया ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। बच्चे ओएमओ क्या है,
ओपन मार्केट सिक्योरिटीज या ऑपरेशंस क्या होता है, जहां पे सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बाय एंड सेल करते हैं इन द ओपन मार्केट। अब अगर हमारे को करेक्ट क्या करनी है, एक्सेस डिमांड। तुम लोगों से अगर से सपोज आप लोग पब्लिक हो बच्चे, ठीक है, और मैं बैंक या अपने आपको बैंक मानू और बाकी सबको पब्लिक मानू, ठीक है बच्चा, अगर आपको अब लोगों से पैसे खींचने हैं तो कैसे खींचोगे, सेल कर दोगे, वेरी गुड। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप सेल कर दोगे और मुझसे पैसा ले लोगे, यस, दैट इज हाउ एक्सेस डिमांड इज करेक्टेड। एलआरआर में क्या होगा बच्चे, एलआरआर में दो चीजें हैं, सीआरआर, एसएलआर। सीआरआर क्या है, इट इज द रेट, it is a minimum deposit which you are required to keep with RBI. Yes. And what is SLR? It is a liquid form में जो आपको रखने हैं with the commercial bank itself. Liquid money means cash and gold and marketable securities. ठीक है, समझ आ गई। तो एलआरआर को भी क्या करेंगे बच्चे, इंक्रीज कर देंगे। अगर सीआरआर बढ़ेगा तो अगर से सपोज बच्चे 100 रुपीज है, हमारे को सेंट्रल बैंक ने कहा कि पहले आप 5 रुपए जमा करते थे तो हम 95 जो है बोरो कर सकते थे। अब आरबीआई कहते हैं 15 रुपीज जमा करो तो आप कितना बोरो कर सकते हो, तो अपने आप ही बोरोइंग्स कम हो गई। लाइकवाइज फॉर एसएलआर, अपने पास जमा करने के लिए, ठीक है। तो अगर इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड इंप्रूव हो जाएगी, क्यों, बोरोइंग्स कम हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसको नीचे डेफिसिट के बाद में अलग से कराऊंगी। एक्सेस का क्लियर है। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या बच्चे, इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या थी, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ लोन दैट इज गिवन, ठीक है ना। एडवांस जितनी प्रॉपर्टी आपने ली सिक्योरिटी की और जो लोन आपको एडवांस किया गया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस या गैप। तो अगर बच्चे, अगर आपको मनी सप्लाई कम करनी है तो आप क्या कर दोगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दोगे। मतलब गैप जो है between the amount of security and the borrowings that are made, the money that is lent to the public will be increased, ताकि आप लोगों को पैसा कम मिले। तो बच्चे अगर मैं प्रॉपर्टी 2 करोड़ की दे रही हूँ और उसके बदले मुझे 1.5 करोड़ ही मिल रहा है तो मैं एक बार सोचूंगी। लेकिन अगर मैंने 2 करोड़ की दिया और मेरे को 1.85 भी मिल रहा है तो मैं खुश हो जाऊंगी, यस और नो। तो एक्सेस डिमांड में क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। मॉरल सुएशन क्या होता है बच्चे, मॉरल सुएशन मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सुएशन, मतलब समझाया गया, एंड प्रेशर बाय द सेंट्रल बैंक ऑन कमर्शियल बैंक्स। ये बोलेगा ऐसा करो, सजेशंस दे रहा है, बोल रहा है इस तरीके से ही करना पड़ेगा, एडवाइसेस भी दे रहे हैं, सजेशंस भी दे रहे हैं और प्रेशर भी क्रिएट कर रहा है। दैट इज मॉरल सुएशन। क्या आप नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज को खत्म कर दो, स्पेकुलेशन को फिनिश कर दो, ठीक है। तो अगर बच्चे मॉरल सुएशन, ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लगा दिए तो क्या होगा, लोग डिस्करेज होंगे बच्चे फ्रॉम बोरोइंग, डिस्करेज होंगे लोग, बोरोइंग नहीं करेंगे, लेस बोरोइंग्स होंगी। अगर बोरोइंग्स कम होंगी तो कंजम्पशन भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सब कुछ कम हो जाएगा, एक्सेस डिमांड भी करेक्ट हो जाएगी। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता था, जहां पे गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल बैंक कहता था सिर्फ इसी सेक्टर को इतना पैसा देना है, इससे ज्यादा किसी और सेक्टर को नहीं देना, ठीक है। तो इस केस में भी बच्चे जहां पे अनडिजायर्ड खर्चा है वो भी सारा करप्ट हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट कैसे करेंगे, डेफिसिट डिमांड बच्चे, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर देगी, मैंने लिखवा दिया था, टैक्सेस रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में क्या है बच्चे, उल्टा, डिक्रीज इन बैंक रेट, डिक्रीज इन सीआरआर एसएलआर, डिक्रीज इन रेपो रेट, ठीक है। ओपन मार्केट में परचेज कर लेगी। अब आप सारे बैंक को बच्चा, आपको लोगों को पैसे देने हैं तो आप कैसे दोगे, आप परचेज कर लोगे और आपका पैसा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या है बच्चे, मार्जिन रिक्वायरमेंट वही है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया 185 की जगह, अब सॉरी 1.5 की जगह 1.85 सीआर मुझे दे रहे हो तुम पैसा, तो मैं ज्यादा लोन लूंगी, ज्यादा खुश होंगी वो चीज से। मॉरल सुएशन क्या, अगर इजी करती है, प्रेशर्स वगैरह एडवाइजेस लीनियंट करती है, स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं है, तो फिर से मोर बोरोइंग्स होंगी, यस। सिलेक्टिव कंट्रोल, विड्रॉल, कैश, क्रेडिट रैशनिंग। अब हमने कहा कि रैशन नहीं करेंगे, जो जितना पैसा मांगा है उसको वहां पे दे दो, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर हो गए जी, जाए नहीं, मैं कह रही हूँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी हल्का सा मैं करा देती हूँ, ठीक है। एक बारी के लिए बच्चे मैं क्लास जो है एंड कर रही हूँ,
आप रीज्वाइन कर लेना फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है।